कल नेट की प्रॉब्लम के कारण क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। एक बार मैं रिपीट करता हूँ कल की क्लास को। मैंने ये कहा था कि भारत में नागरिक चार्टर की स्थिति क्या है। नागरिक चार्टर की स्थिति की बात करें, कल की क्लास को मैं रिपीट करता हूं। मैंने ये कहा था कि इंडिया में नागरिक चार्टर में क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है, लोग अवेयर नहीं हैं। इसके निर्माण में सबऑर्डिनेट की सहमत नहीं है और न तो सिविल सोसाइटी को अनुमति दी गई। नागरिक समाज की भूमिका भी सीमित है नागरिक चार्टर के निर्माण में। यदि नागरिक चार्टर का उल्लंघन होता है तो दंड का कोई प्रावधान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन नागरिक चार्टर को इग्नोर करता है तो उसे दंड दिया जा सके, यह भी नहीं है। हमेशा ध्यान देने इस बात को कि प्रश्न ये उठा, आखिर क्यों, क्या रीजन है और हम नागरिक चार्टर को हम प्रभावी कैसे बना सकते हैं, क्या किया जाए ताकि सिटीजन चार्टर प्रभावी हो जाए। इसको लेकर बहस छिड़ गई। कल की क्लास को रिपीट करता हूं, ध्यान दें इस बात को। सच तो यह है कि भारत में अनेक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां नागरिक चार्टर की बात तो की गई है, किंतु नौकरशाह ब्यूरोक्रेट नागरिक चार्टर के प्रति संवेदनशील नहीं है। क्यों? क्योंकि दंड का कोई प्रावधान नहीं है। दंड का प्रावधान न होने से एक नौकरशाह भी उस नागरिक चार्टर में न तो रुचि भी नहीं लेता, उसे इग्नोर कर देता है। देखा जाए तो प्रश्न ये उठा कि दंड का प्रावधान क्यों नहीं है। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन नागरिक चार्टर का उल्लंघन करता है तो दंड का प्रावधान क्यों नहीं है। उसके पीछे यह कारण है कि नागरिक चार्टर एक नैतिक समझौता है, ये एक इथिकल एग्रीमेंट है। ये अब ध्यान देने इस बात को, चूंकि नैतिक समझौता है और नैतिक समझौते को लागू करना इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें दंड का प्रावधान तभी होता जब इसे कानूनी रूप दे दिया जाता, लेकिन कानूनी रूप अब तक मिला ही नहीं। इसलिए यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन नागरिक चार्टर का उल्लंघन करता है तो उसे दंड देने का प्रावधान नहीं है। अब एक प्रश्न उठा कि नागरिक चार्टर की सफलता के लिए क्या जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन नागरिक चार्टर को लागू करे, वह सफल हो। कल के क्लास में मैंने यह बताया था कि नागरिक चार्टर प्रशासन को जवाबदेह बनाता है, उत्तरदायी बनाता है, सहभागी लोकतंत्र का विकास करता है। आप ध्यान देने इस बात को। प्रश्न ये उठा कि नागरिक चार्टर की सफलता के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखो आप, नागरिक चार्टर की सफलता के लिए आवश्यक शर्त क्या है, क्या किया जाए कि ताकि हमारा नागरिक चार्टर सफल हो, क्या होना चाहिए। इसको लेकर बहस छिड़ गई। ध्यान सुने इस बात को। सबसे पहले यह किया जाए कि नागरिक चार्टर की जो भाषा है ना, इसकी भाषा सरल हो
और गैर तकनीकी होनी चाहिए। पहली चीज, जब किसी की भाषा सरल होती है तो लोगों की रुचि पैदा होती है। तो इसका मतलब यह है, पहली बात, नागरिक चार्टर की भाषा एवं गैर तकनीकी होनी चाहिए। ताकि लोग इसमें रुचि लें। पहला पॉइंट, जब इसकी भाषा सरल होगी और गैर तकनीकी होगी तो स्वाभाविक है लोग इसमें रुचि लेंगे, अन्यथा लोग इसमें रुचि नहीं लेंगे। दूसरी चीज ये कहा जाए कि नागरिक चार्टर में क्षतिपूर्ति का प्रावधान लागू होना चाहिए। जब क्षतिपूर्ति का प्रावधान लागू होगा तो ऑर्गेनाइजेशन नागरिक चार्टर के अनुसार सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। नंबर 2, नागरिक चार्टर में क्षतिपूर्ति का प्रावधान लागू हो। इसका मतलब यह है, यदि नौकरशाह नागरिक चार्टर के अनुसार कार्य नहीं करता और सामाजिक क्षति, आर्थिक क्षति होती है तो उसकी पूर्ति का प्रावधान होना चाहिए। तीसरी चीज हम ये कहें कि नागरिक चार्टर का निर्माण करते समय आम जनता से विचार विमर्श होना चाहिए। नंबर 3 देखो आप, नागरिक करते समय जनता से विचार विमर्श किया जाए ताकि नागरिक चार्टर हमेशा, नंबर 3 देखो आप, नागरिक चार्टर का निर्माण करते समय जनता से विचार विमर्श किया जाए ताकि नागरिक चार्टर जन अपेक्षा के अनुरूप हो। यदि हम नागरिक चार्टर का निर्माण करते समय जनता को सहभागी होने का अवसर दिया तो जनता अपने विचार को व्यक्त करेगी। उसके बाद यदि नागरिक चार्टर का निर्माण हुआ तो वो नागरिक चार्टर लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा, और जिस चार्टर से लोगों की समस्याओं का समाधान होने लगा, स्वाभाविक है उस चार्टर के प्रति लोगों की रुचि क्या होगी, बढ़ जाएगी। तीसरी बात देखो आप, हमेशा नंबर 4 कि जब भी हम नागरिक चार्टर का निर्माण करो, अधीनस्थ कर्मचारियों की बात करें, नंबर हम 4 की बात करें कि नागरिक चार्टर में शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था हो। हमेशा सिटीजन चार्टर में क्या होना चाहिए, चार्टर में शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था हो। यदि कंप्लेन है तो लोग कंप्लेन करें और उनकी शिकायतों का बेहतरीन तरीके से समाधान होना चाहिए। अगली चीज देखो आप, नंबर 5
समय के अनुरूप इसमें संशोधन होना चाहिए। अनुरूप इसमें अब देखो आप, समय के अनुरूप इसमें संशोधन होना चाहिए। संशोधन क्यों? ताकि बदलते हुए समय के अनुरूप लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है, लोगों की अपेक्षाएं बदलती हैं और उन अपेक्षाओं के अनुरूप शिकायत निवारण, सेवा की क्वालिटी में परिवर्तन होना चाहिए। लगातार सेवा की क्वालिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। याद करो, पहले लोग 2G, फिर 3G, फिर 4G, अब बात की जा रही है 5G की बात की जा रही है। हमेशा अब यह कहा जा रहा है कि 5G की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। यह बातें की जा रही है। सर्विस की डिमांड लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है और विभिन्न तरह की गुणवत्ता युक्त सेवाओं की मांग बढ़ रही है। अगला देखो आप, बात करें कि जब भी नागरिक चार्टर का निर्माण हो तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, एक ब्यूरोक्रेट का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाए कि नागरिक चार्टर के अनुपालन किस अनुपात में किया गया। मतलब नौकरशाह का मूल्यांकन नागरिक चार्टर के अनुपालन के आधार पर किया जाए। मतलब जो नागरिक ब्यूरोक्रेट नागरिक चार्टर का सही तरीके से अनुपालन कर रहा है, हम उसे प्रमोशन दें, उसे अवार्ड दें। इससे क्या होगा? इससे ब्यूरोक्रेट क्या होगा? नागरिक चार्टर के प्रति संवेदनशील हो जाएगा। इससे क्या होगा? नौकरशाह नागरिक चार्टर के प्रति संवेदनशील होगा। फिर एक प्रश्न उठा कि वैश्वीकरण के युग में नागरिक चार्टर पर लगभग चर्चा बंद हो चुकी है। हमेशा आखिर ग्लोबलाइजेशन के युग में नागरिक चार्टर की चर्चा बंद क्यों हो चुकी है? रीजन क्या है? यदि हम ये बात करें, देखो आप, मैं इसे मिटा देता हूं। इसे देखो आप, वैश्वीकरण के युग में नागरिक चार्टर की हम प्रासंगिकता की बात करें, सिटीजन चार्टर की हम बात करें, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, सच तो ही देखा जाए कि ग्लोबलाइजेशन के युग में सिटीजन चार्टर की महत्ता समाप्त होती जा रही है। रीजन क्या है? आखिर क्यों समाप्त हो रही है? क्योंकि जब से हमने वैश्वीकरण की बात की, वैश्वीकरण के युग में निजीकरण का विस्तार हो रहा है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, चूंकि ग्लोबलाइजेशन के युग में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का विस्तार हो रहा है, इसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणामतः प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है।
आप देखो, यदि प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी तो प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कंपनियां क्या करेंगी? बने रहने के लिए कंपनियां क्या कर रही हैं? कंपनियां उत्पाद की गुणवत्ता हमेशा शिकायत निवारण की व्यवस्था पर बल दे रही हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इस ग्लोबलाइजेशन के युग में निजीकरण का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है और जैसे जैसे इसका विस्तार होगा हमारा कंपटीशन लगातार बढ़ता जाएगा। प्रतिस्पर्धा में लगातार वृद्धि हो रही है। इस प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कंपनियां क्या कर रही हैं? उत्पाद की क्वालिटी को इंप्रूव कर रही हैं। शिकायत निवारण की व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है। सिंपल चीज है, इस वैश्वीकरण ने क्या कर दिया? इस वैश्वीकरण ने विकल्प की विविधता की बात कर दी। इस वैश्वीकरण ने क्या कर दिया? न्यूनतम कीमत पर बल दिया। इसने क्या किया? गुणवत्ता की बात की। इसने क्या किया? हमेशा शिकायत निवारण पर बल दे दिया है। कारण क्या है कि निजीकरण के कारण लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। जैसे जैसे निजीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कंपनियों के बीच, हर कंपनी अपना प्रोडक्ट लाएगी। इससे क्या होगा? विकल्प की विविधता लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ चूंकि कंपनी में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है तो प्रत्येक कंपनी बाजार पर कब्जा करने के लिए अपने उत्पाद की क्वालिटी को इंप्रूव कर रही है और दूसरी तरफ कीमत को कम कर रही है, क्योंकि ये कंपटीशन है, ये प्रतिस्पर्धा है और इस प्रतिस्पर्धा में उसी कंपनी के प्रोडक्ट बिकेंगे जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी और प्राइस न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम कीमत पर बेहतर क्वालिटेटिव युक्त प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा छिड़ चुकी है। अब देखो हम क्वालिटी की बात करें, लगातार कंपनी क्या कर रही है? अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर रही है और कस्टमर को अपनी तरफ जोड़ने के लिए शिकायत निवारण की व्यवस्था भी। एक तरह से यह कहा जाए कि प्राइस वार शुरू हो चुका है, एक कीमत युद्ध शुरू हो चुका है। प्राइस वार का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो आप, अनेक टेलीकॉम कंपनियां कि जब प्राइस वार शुरू हुआ, एक कंपनी ने क्या कहा? हम पर कॉल 1 रुपया लेंगे, 50 पैसा लेंगे। दूसरी ने कहा नहीं, हम प्रति सेकेंड 1 पैसा लेंगे। तीसरी ने कहा नहीं, हम प्रति सेकेंड आधा पैसा लेंगे। रिलायंस ने कहा हम फ्री देंगे। यह प्राइस वार शुरू हो गया और उस प्राइस वार में लाभ किसको मिला? कस्टमर को मिला, कस्टमर को मिला। लेकिन यह प्राइस वार तभी तक जब तक क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना हो। इसे यह कहा जाता है कि सब के सब क्या चीज है? ये नागरिक चार्टर के सिद्धांत है। ये नागरिक चार्टर के सिद्धांत है। सोचो आप, इस नागरिक चार्टर में विकल्प की विविधता, न्यूनतम कीमत, गुणवत्ता और शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था पर बल दिया जाता है। इसे यह कहा जाता है कि नागरिक चार्टर की जितनी मान्यताएं हैं उसे स्वेच्छा से प्राइवेट कंपनियां फॉलो कर रही हैं। यदि निजी कंपनियां उसका अनुकरण कर रही हैं तो फिर नागरिक चार्टर को लागू करने की जरूरत ही क्या है? लेकिन फिर भी लागू है। सरकारी संगठन में इसे लागू करने की बात की गई, क्योंकि सरकारी संगठन में वर्क कल्चर खराब होता है, कार्य संस्कृति खराब है, वो कार्य के प्रति समर्पण का भाव नहीं है। ये नागरिक चार्टर पर एक सोचो जरा,
हम सच तो ये है कि अधिकांश कंपनियां नागरिक चार्टर के प्रति उदासीन बनी रहती हैं। आखिर उदासीन क्यों बनी रहती हैं नागरिक चार्टर को लेकर? नागरिक चार्टर को लेकर के उदासीन क्यों बनी रहती हैं? हमेशा ध्यान दो इस बात को। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा यूपीएससी कि नागरिक चार्टर की स्पष्ट करते हुए वैश्वीकरण के युग में नागरिक चार्टर के प्रति उदासीनता को स्पष्ट करें। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये मान लिया जाए यदि प्रश्न पूछा गया तो याद रखना हम सबसे पहले क्या करेंगे, नागरिक हम चार्टर की अवधारणा की बात करेंगे। नागरिक चार्टर की अवधारणा, और अवधारणा में आप क्या करोगे, आप पहले अर्थ बताओगे, फिर आप सिद्धांत की बात करोगे आप, या इसके दार्शनिक आधार की बात करोगे। ये शायद मैं बता चुका हूं मैं। हम सेकेंड पैरे में जब आएंगे, सेकेंड पैरे में, तो सेकेंड पैरे में क्या कहेंगे, नागरिक चार्टर सेकेंड पैरे में कि वैश्वीकरण के युग में नागरिक चार्टर के प्रति उदासीनता क्यों, हम कारण बताएंगे। हम थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अब देखो आप, क्यों लोग भी, क्योंकि अधिकांश सेवाओं का निजीकरण बढ़ता जा रहा है। निजीकरण, अधिकांश सेवाओं का निजीकरण बढ़ता जा रहा है, और आम जनता कर क्या रही है कि निजी क्षेत्रों से सर्विस खरीद रही है। फॉर एग्जाम्पल, पूरा उड्डयन क्षेत्र, एविएशन सेक्टर देखो आप, टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, अब तो एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर की बात करें। एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की क्वालिटी अच्छी है। बेशक वहां विकल्प भी अच्छा है, विकल्प की विविधता है, क्वालिटी अच्छी है, शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था भी है, पर गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी है ही नहीं। हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, एक ऐसी पॉपुलेशन ऐसी है, जनसंख्या का छोटा सा भाग ऐसा है जो आज भी सरकारी सेवाओं पर निर्भर है। टेलीकॉम सेक्टर में तो कोई बीएसएनएल और एमटीएनएल का नाम ही नहीं सुनता। नई जनरेशन को यही नहीं पता कि बीएसएनएल भी है, पर है वो। अधिकांश लोग एयरटेल, टाटा, वोडाफोन की बात करें या आइडिया की बात करें, रिलायंस की बात करें, ये स्थिति है। आप सोचो क्यों उदासीन है, क्योंकि निजीकरण के कारण निजी सेक्टर से सेवाओं की मांग बढ़ती जा रही है, और निजी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा ज्यादा है जहां विकल्प है, जहां विकल्प की विविधता है। पहली चीज देखो आप। दूसरी तरफ क्या है कि क्वालिटी को लेकर प्रतिस्पर्धा है, इसलिए प्रत्येक प्राइवेट सेक्टर अच्छी क्वालिटी के साथ न्यूनतम कीमत पर सेवा दे रहा है। और तीसरी चीज, कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था का प्रावधान भी है। इस वैसे अगला पॉइंट आओगे, क्यों उदासीनता है, कि सरकारी संगठनों में जिस नागरिक चार्टर की बात की जा रही है वहां क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है। आखिर क्षतिपूर्ति का प्रावधान क्यों नहीं है, क्या रीजन है जिससे क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है?
क्यों ऐसा है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये सारे पॉइंट अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। बेशक उदासीन, लेकिन सरकारी संगठन में आज भी इसकी महत्ता बनी हुई है, क्योंकि अनेक ऐसी सेवाएं हैं जो सरकारी क्षेत्र से ही आपूर्ति की जाती है। आंसर क्लोज। ये नागरिक चार्टर। अब देखो, आप हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए, सिंपल क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि नागरिक चार्टर प्रशासन एवं लोकतंत्र में अति आवश्यक है, किंतु नागरिक चार्टर के प्रति उदासीनता का भाव विद्यमान है। परीक्षण करें, एग्जामिन करें। आप क्या करोगे? फर्स्ट पैरे में नागरिक चार्टर का अर्थ बताओगे आप। सेकेंड पैरे में प्रशासन और लोकतंत्र में अति आवश्यक है। आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे? आप नागरिक, आप चार्टर का अर्थ बताओ। आप सेकेंड पैरे में क्या करोगे? यह प्रशासन एवं लोकतंत्र में आवश्यक है। क्यों? थर्ड पैरे में आप बात करोगे आप नागरिक चार्टर के प्रति उदासीनता। क्यों? फोर्थ पैरे की जब बात करोगे आप सुझाव की बात कर दो। आप क्यों विद्यमान है? अब एक चीज ध्यान देने इस बात को, ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रशासन और डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में क्या करता है? यह सहभागी लोकतंत्र का विकास करता है। सहभागी लोकतंत्र का विकास करता तथा नौकरशाही संस्कृति को लोकतांत्रिक संस्कृति में कन्वर्ट कर देता है। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को डेमोक्रेटिक कल्चर में क्या करता है? यह कन्वर्ट करता है। ये प्रशासन के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रशासन को जवाबदेह और उत्तरदायी बनाता है। ये हरी बात है। प्रशासन को नागरिक मित्र बनाता है। ये प्रशासन को वैधता प्रदान करता है। ये प्रशासन और जनता के बीच इंटरेक्शन को बढ़ा देता है, अंतर क्रिया को बढ़ा देता है। और जब इंटरेक्शन बढ़ेगा ना, तो स्वाभाविक है जो इंटरेक्शन बढ़ा तो सोशल ऑडिट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सामाजिक मूल्यांकन शुरू हो जाएगा प्रशासन का। प्रशासन क्या बनेगा? नागरिकों का मित्र बन जाएगा। यह आवश्यक है। हरी बात है। आप सोचो जरा, आवश्यक है क्यों? इससे क्या होगा? प्रशासनिक और लोकतांत्रिक प्रशासन की कमियां दूर होगी और लोक कल्याण की भावना का विकास होगा। लोक कल्याण की भावना का विकास होगा। संवैधानिक सरकार हमारी मजबूत होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हमारी क्या होगी? मजबूत होगी। हम थर्ड पैरे में उदासीनता क्यों डिस्कस कर चुके हैं। अंत में हम सुझाव की बात करेंगे कि ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका नागरिक चार्टर। अब एक नया टॉपिक है, सूचना का अधिकार।